Morning student, I'm Gopi Kumar Srivastav and this is my fifth video of Indian Economic Chapter 4 Industrial Growth. In this topic I am discussing about silent features of the strategy of industrial growth during the period of 1950 to 1990 and the good and the bad effect. मतलब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि क्या क्या साइलेंट फीचर्स है, किसका साइलेंट फीचर, तो आपका यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ का भी बिटवीन द 1950 से लेके 1990 तक. ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है इसको समझते हैं हम लोग. द प्रिंसिपल पिक्चर ऑफ द स्ट्रेटजी इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द पीरियड 1950 to 1990 वेयर एज फॉलो. फर्स्ट पॉइंट इज द पब्लिक इंटरप्राइज वे प्ले ए सेंट्रल रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. मतलब यहाँ पे साफ बोला गया है, पहला जो साइलेंट फीचर है जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में, वो है पब्लिक इंटरप्राइज को, मतलब पब्लिक कंपनियां को सबसे ज़्यादा मेन रोल दिया गया था इस पॉलिसी के अनुसार. अगला जो टॉपिक है हमारा, प्राइवेट इंटरप्रेन्योर वेयर टू प्ले ओनली अ सेकेंडरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन. मतलब जो प्राइवेट सेक्टर हुआ करता था या जो प्राइवेट इंटरप्राइज हुआ करता था उससे सेकंड रोल लिया जाता था. मतलब सारा काम पहले आपका पब्लिक सेक्टर को दिया जाता था, फिर बाद में कुछ बच जाता था तो प्राइवेट सेक्टर को उसमें बुलाया जाता कि आप कीजिए, जो कि आज नहीं होता है. आपको बता दें 91 के बाद एक नया पॉलिसी आया था इकोनॉमिक रिफॉर्म, उसके बाद ये सारा पॉलिसी बदल गया था. उसमें हम लोग 1991 के बाद हम लोग प्राइवेट सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे. तो पहले नहीं दिया जाता था, 1950 से 1990 के बीच में अब दिया जाता है. तो ये पॉइंट हो गया, ये प्रॉब्लम था, ये फीचर था. द प्रोसेस इंडस्ट्रियलाइजेशन फोकस ऑन द इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन. दिस इज द थर्ड पॉइंट. मतलब यहाँ बता रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे ध्यान देता है, इम्प्लाइंग दैट द प्रोडक्शन ऑफ द सच गुड्स वाज टू बी अकॉर्डेड हाई प्रायोरिटी विच वेयर इम्पोर्टेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. द आइडिया वाज टू अचीव द सेल्फ रिलायंस एज वेल एज टू इकोनॉमिक द यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. यहाँ पे ये साफ बोला गया है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में मतलब आप ये समझ जाइए कि जब हम गुड्स बाहर से मंगाते हैं ना या भेजते हैं तो वो एक तरह का जब भी मंगवाते हैं तो वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होता है. इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में हमारा भारत सरकार का ये कहना था उस समय कि मानना था हमारा इकोनॉमिक्स का कि बाहर से गुड्स मंगाने पे हमारे देश को नुकसान हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन था, सब्स्टिट्यूशन मतलब कि गुड्स को लाना बाहर से या खरीदना, तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करता था, हमारा जो कॉस्ट था, जो टैक्स था मंगवाने का, जो इंपोर्ट करने का, इंपोर्ट मतलब आयात करने का बाहर से, तो उस पर टैक्स ज़्यादा लगा देता. तो ये एक तरह का इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इसलिए लगाया गया क्योंकि ताकि भारत में बाहर का गुड्स कम आ सके. अब भारत में जो डोमेस्टिक मार्केट है, जो मतलब डोमेस्टिक दुकान है, वो ज़्यादा चल सके, अब बाहर का गुड्स नहीं बिके, सिर्फ देश का गुड्स बेचे, इसलिए उस समय इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लगाया गया था. ठीक है, और हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है एज फार एज पॉसिबल डोमेस्टिक इंडस्ट्री वाज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन. फॉरेन मतलब बाहरी कंपनी से हमारे देश को, डोमेस्टिक इंडस्ट्री मतलब आपका देश का इंडस्ट्री, फॉरेन कंपटीशन मतलब बाहर का इंडस्ट्री, जो वहाँ का प्रोडक्ट को तो हम लोग रोक दिए, तो बाहर का तो इंडस्ट्री आपके देश में आ नहीं सकता. रोका नहीं गया, मतलब कि टैक्स ज़्यादा बढ़ा दिया गया ताकि लोग खरीद ना पाए यहाँ का जो जितना भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है. तो इस तरह से बस एक ही एम था कि फॉरेन रिजर्व को बढ़ाया जाए. यहाँ लिखा हुआ है टू यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. मतलब फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है बाहर का पैसा आपका देश में ज़्यादा आना चाहिए और आपका देश का पैसा बाहर कम जाना चाहिए. बाहर का जो आपका देश का पैसा को छोड़कर जो भी पैसा होता है उसे हम फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं. और यहाँ साफ है कि बाहर का पैसा ज़्यादा आना चाहिए और यहाँ से पैसा कम जाना चाहिए. इस बात पर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, ये पॉइंट पे हम लोग जो ध्यान दे रहे हैं इस प्रोटेक्शन पे, वो दो बातों पे निर्भर है. द प्रोटेक्शन वाज टू बी ऑफर थ्रू, ये प्रोटेक्शन दो तरीक़ा से किया गया है. जो पहला पॉइंट है वो हैवी टैक्स ऑन द इंपोर्ट है, मतलब अगर आप इंपोर्ट करते हैं बाहर से तो आपको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा. फिर है फिक्सेशन ऑफ द इंपोर्ट क्वाटास. क्वाटास मतलब कि एक फिक्सेशन था कि आप कितना गुड्स बाहर से मंगा सकते हैं, अगर मंगाना भी है. बस ये सारा जो प्रोटेक्शन लगाया गया था सिर्फ अपना देश का जो इंडस्ट्री है उसको बचाने के लिए लगाया गया था. द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाज टू बी डेवलप्ड विद अ व्यू टू अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द इक्वलिटी. और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा जो साइलेंट फीचर है इंडस्ट्रियल ग्रोथ का, उसके अंतर्गत स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इसलिए लाया गया ताकि हमारा जो है देश का एक एम्प्लॉयमेंट और इक्विटी का ऑब्जेक्टिव जो है उसे पूरा किया जाए. तो यहाँ पे सारा चीज़ है, आप देख सकते हैं. अब हम लोग देखते हैं कि आपका ये जो साइलेंट फीचर है इंडस्ट्रियल ग्रोथ का, जो हमारा जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ था उसका क्या गुड और क्या बैड इफेक्ट है. तो चलिए देखते हैं. तो देखते हैं, पहला पॉइंट है द इकोनॉमिक ग्रोथ गोट अ बिग पुश. मतलब अगर इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगा या इकोनॉमिक ग्रोथ जो है आपका इंडस्ट्री के कारण सबसे
आगे बढ़ा है, सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। इंडस्ट्रियल आउटपुट रिकॉर्डेड सिग्निफिकेंट राइज, जो इंडस्ट्रियल आउटपुट था मतलब जो गुड्स एंड सर्विस था उसमें भी बढ़ोतरी हुआ। देर वाज अबाउट 6% एनुअल इंक्रीज इन द आउटपुट ड्यूरिंग द 1950 to 1990, मतलब 6% जो है एनुअल इंक्रीज हर साल होते गया, मतलब आपका जो ग्रोथ था वो 6% हमेशा बढ़ते गया है। देर वाज अ मार्क डिवर्सिफिकेशन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। मार्क डिवर्सिफिकेशन मतलब होता है हमारे देश में बहुत सारा तरह का गुड जो इंडस्ट्री है वो हमारे देश में आ गया था, इसीलिए हम इसे मार्क डिवर्सिफिकेशन कहते हैं। मतलब बहुत अलग अलग तरह का इंडस्ट्री, छोटा बड़ा अलग अलग तरह का, हर तरह का गुड्स बनाने का जो इंडस्ट्री जब आ जाता है तो हम उसे डिवर्सिफिकेशन इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, लाइक रोकेला या बिलाई, ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो है हमारे देश में वो भी एक बड़ा रोल निभाया था किस चीज़ में, तो प्रोजेक्टेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्ट इन द इंडियन इकोनॉमी। मतलब ये इंडियन इकोनॉमी को इंफ्रास्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था, जो कम्युनिकेशन सिस्टम था, जो बैंकिंग सिस्टम था, इस सबको बढ़ा दिया। ये सभी कारण जितनी भी हमारे देश में विकास हुआ है वो उसका मेन कारण एग्रीकल्चर सेक्टर तो था ही, बाद में आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर किया है। और जो फोर्थ पॉइंट है, द ग्रोथ ऑफ द स्मॉल स्केल industry made a substantial contribution in the achieving the objective of growth and the social justice। मतलब देखा जाए तो लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल मिलकर ही हमारे देश में ग्रोथ लाया था। तो ये है इसका गुड इफेक्ट। अब हम लोग आ जाते हैं इसका बैड इफेक्ट में। तो बैड इफेक्ट में ध्यान, सो द बैड इफेक्ट are as follow: the public sector monopolies gradually turn out to be dead social weight। मतलब इसमें पब्लिक सेक्टर को डेड सोशल वेट क्यों बोला गया? अब जरा देखते हैं, पब्लिक सेक्टर मतलब क्या? गवर्नमेंट सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट कंपनियां। तो इस कंपनियों में इनइफिशिएंसी था, करप्शन था, लीकेज था, प्रिविलेज था, इमर्ज एज अ प्रिंसिपल ऑफ क्रैक्ट्रिज। मतलब ये सब उसमें कहानी था, ये सब उसमें प्रॉब्लम था, जिसके कारण जो है हमारा पब्लिक सेक्टर बैडली अफेक्ट किया था, इसीलिए इसे डेड सोशल वेट कहा गया। फिर उसके बाद लिखा गया है प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री स्टिमुलेटेड द इट्स ग्रोथ। मतलब अगर हम लोग उसमें क्या किए थे, आपको याद होगा इंपोर्ट सब्सिट्यूशन में टैक्स को बढ़ा दिया गया था। टैक्स को बढ़ा देंगे तो क्या मतलब ये हुआ कि बाहर का गुड्स तो आ नहीं सकता। अब बाहर का गुड्स नहीं आएगा तो हमारे देश में ग्रोथ भी नहीं हो सकता। इसलिए अगर हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाना चाहते हैं, अपना देश का इंडस्ट्री को बचाना चाहते हैं, तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए हमें दोनों तरह का गुड्स का जरूरत है, बाहर का भी और देश का भी, ताकि हमें पता चले हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। बट इट इज फेल टू अचीव द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी। क्योंकि अगर जब तक आप बाहर के गुड्स को लाएंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं बना सकते। ये इसका डिमेरिट है। अगला जो पॉइंट है हमारा देख सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज, सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज थ्रू द इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन रेदर देन द जनरेटिंग इट थ्रू द इम्पोर्ट प्रमोशन प्रूव टू बी एन इनएफिशिएंट पॉलिसी। मतलब यहाँ साफ बोला गया है कि हमारा जो देश था वो इम्पोर्ट रेदर देन जनरेटिंग द एक्सपोर्ट प्रमोशन, मतलब यहाँ पे एक्सपोर्ट के बारे में ध्यान नहीं दिया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में ध्यान दिया गया है। ठीक है, तो और वही गुड्स पे मंगाया गया है जो आपका देश में था। तो ये जो हमारा जो पॉलिसी था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का, एक्सपोर्ट प्रमोशन को हम लोग ज़्यादा वैल्यू नहीं दिए, जिसकी वजह से हमारा देश में फॉरेन एक्सचेंज नहीं आया। फॉरेन एक्सचेंज मतलब बाहर का पैसा नहीं आया। बाहर का आपके देश के पैसा को छोड़कर या करेंसी को छोड़कर जो भी पैसा होता है उसे फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। ये डॉलर भी हो सकता है, यूरो भी हो सकता है, दिनार भी हो सकता है, बहुत सारा मनी जो आपके देश में इंटर तभी करता है जब आप गुड्स का ट्रांजेक्शन करते हैं दूसरे देशों के साथ। तो ये सारी क्या है, ये सारी आपका डिमेरिट है। आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्टार्टेड सिंकिंग एट एंड बाय द एंड ऑफ 1990 एंड दिस स्टॉक रीच टू द देयर बॉटम। मतलब इन कारणों से हमारा जो है जो इंडस्ट्री था वो बॉटम में चला गया, वो खत्म हो गया, फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो गया, हमारा इंडस्ट्री ठप हो गया। तो हमें ये जरूरत है कि हमें एक इंटरनेशनल मार्केट भी मिले जिससे हम व्यापार कर सकें और बहुत कुछ सीख सकें। ठीक है, तो माई क्वेश्चन इज अबाउट this topic and this what are the silent feature of the industrial growth and during the 1950 to 1950. This is my first question, and the another question, what are the bad and good effect of this topic? Okay, complete this. I completed this chapter. Write all the question and answer, and thank you.